नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, राम राम साहब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम फॉर आपकी बार यूट्यूब चैनल। मैं हूं विनोद फौजदार, आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत। आज हम राजस्थान के प्रमुख जनजातीय आंदोलनों को पढ़ेंगे और देखेंगे राजस्थान में कौन कौन से प्रमुख जनजातीय आंदोलन हुए। ये सब जो जनजातीय आंदोलन हैं, ये राजस्थान के किसान आंदोलनों का ही एक हिस्सा है, लेकिन हम इन्हें अलग टॉपिक के तौर पर पढ़ते हैं, अलग से पढ़ते हैं। किसान आंदोलनों का ही एक हिस्सा है और राजस्थान में मुख्यतः 4 जनजातीय आंदोलन हुए। 4 हिस्सों में बांट के पढ़ते हैं। पहला है भगत आंदोलन, दूसरा एकी आंदोलन या इसी को मातृकुंडी आंदोलन कहते हैं और इसी को भूमट आंदोलन भी कहते हैं, और तीसरा लसाड़िया आंदोलन है, और चौथा मीणा जनजातीय आंदोलन। ये 4 आंदोलन हुए। भगत आंदोलन, इसका नेतृत्व गुरु गोविंद गिरी के द्वारा किया गया था। एक ही आंदोलन का नेतृत्व जो है मोतीलाल तेजावत के द्वारा किया गया था। लसाड़िया आंदोलन का नेतृत्व जो है संत मावजी के द्वारा किया गया था, और मीणा जनजाति के आंदोलन का नेतृत्व जो है मुनि मगन सागर और छोटू राम के द्वारा किया गया था। एक एक करके सबके बारे में अपन डिटेल से पढ़ते हैं, इन आंदोलनों के बारे में। आइए देखते हैं। सबसे पहले आंदोलन हमारा वो है भगत आंदोलन। भगत आंदोलन गुरु गोविंद गिरी के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया है। पहले अगर गुरु गोविंद गिरी के बारे में बात करें तो इनका जन्म 1858 ईस्वी में बाड़ेसा गांव में, जिसे आजकल बासिया गांव कहते हैं, बाड़ेसा गांव या बासिया गांव में डूंगरपुर जिले के अंदर हुआ था, और एक बंजारा परिवार के अंदर इनका जन्म हुआ था। यानी कि कह सकते हैं गुरु गोविंद गिरी का जन्म बंजारा परिवार में बाड़ेसा या बासिया गांव में डूंगरपुर जिले के अंदर 1858 ईस्वी के अंदर हुआ था। इनके गुरु का नाम, गुरु गोविंद गिरी के गुरु का नाम जो है राजगिरी था, और राजगिरी नाम होने की वजह से ही इन्होंने, गोविंद गिरी ने अपने नाम के पीछे गिरी शब्द लगाया था। जब इनके गुरु का देहांत हो गया था तो गुरु के देहांत होने के बाद गिरी शब्द इन्होंने अपने नाम के पीछे लगाया था। और इनके गुरु जो राजगिरी थे, ये कोटा बूंदी अखाड़े के संत थे, कोटा बूंदी अखाड़े के साधु थे इनके जो गुरु थे। गोविंद गिरी को जो है भीलों का गुरु भी कहते हैं, भीलों के गुरु के उपनाम से जाना जाता है इनको। ये आंदोलन जो है मुख्यतः भील जाति का था, भीलों का आंदोलन था। ये जो भील जनजाति के लोगों के द्वारा चलाया गया आंदोलन था, और भील जनजाति के लोग जो है गोविंद गुरु को अपना गुरु मानते थे, अपना गुरु की संज्ञा देते थे। गोविंद गुरु जो नाम पड़ा क्योंकि भील जाति के लोग गोविंद नाम के व्यक्ति को गुरु मानते थे, तो उसका नाम गुरु गोविंद हो गया। इन्होंने गुरु गिरी अपने नाम के पीछे जो है अपने गुरु के देहांत होने के उपरांत गुरु के नाम से जोड़ के लगाया था। भगत आंदोलन जो है, ये आंदोलन बांगड़ क्षेत्र में हुआ था। बांगड़ क्षेत्र जो है, बांगड़ क्षेत्र का मतलब है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में चलाया गया था भगत आंदोलन, बांगड़ क्षेत्र में। अगर क्षेत्र पूछे तो बांगड़ क्षेत्र, और जिला पूछे तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर जो है भगत आंदोलन चलाया था। गुरु गोविंद गिरी ने भीलों में धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक जागृति उत्पन्न करने के लिए यह आंदोलन चलाया था। यानी कि गोविंद गिरी के द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था। इन्होंने भीलों के अंदर धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जन जागृति पैदा करने के उद्देश्य से भगत आंदोलन का प्रारंभ किया था। इस आंदोलन को चलाने का प्रमुख कारण क्या रहा था उस समय पे? तात्कालिक कारण क्या था? तो सामंती अत्याचार एक प्रमुख कारण था। सामंती अत्याचार का मतलब कि लगान करों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी कर दी गई थी, लगानों के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ोतरी थी। भीलों को किसी भी प्रकार का कोई भी वनों से
लाभ नहीं मिल पा रहा था, लाभ उत्पन्न नहीं हो रहा था, लाभ नहीं मिल पाता था। यानी कि भील वनों से कोई भी चीज, वनों के उत्पादन को अपने उपयोग में नहीं ले पाते थे। वो सारे उन्हें सामंतों को, ठाकुरों को, शासकों को भेंट करने पड़ते थे, और उसके एवज में भी इन्हें कुछ नहीं मिलता था, भीलों को जो है। इसके बाद जो प्रश्न पूछा जाता है इस आंदोलन से, वो प्रश्न पूछा जाता है संप सभा से, कि संप सभा की स्थापना किसने की थी। तो संप सभा की स्थापना गुरु गोविंद गिरी के द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि संप सभा की स्थापना किसने की, संप सभा का प्रतिपादन किसने किया। तो गुरु गोविंद गिरी के द्वारा संप सभा का स्थापना की गई। संप सभा का, संप सभा का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है आपसी एकता और भाईचारा। आपसी एकता और भाईचारा इसका शाब्दिक अर्थ होता है संप सभा का। आपसी एकता और भाईचारे को बढ़ाने के लिए संप सभा की स्थापना की गई थी। 1883 ईस्वी में गोविंद गिरी के द्वारा सिरोही में इस सभा की स्थापना की गई थी। यानी कि इसकी स्थापना जो है 1883 ईस्वी में की थी। संप सभा की स्थापना 1883 ईस्वी में की गई थी। गुरु गोविंद गिरी के द्वारा सिरोही जिले में संप सभा की स्थापना की गई थी। इस सभा की जो स्थापना है गुरु गोविंद गिरी ने महर्षि दयानंद सरस्वती से प्रेरणा लेकर की थी। महर्षि दयानंद सरस्वती के का बहुत प्रभाव था गुरु गोविंद गिरी के ऊपर। तो महर्षि दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से उन्होंने इस संप सभा की स्थापना की थी। इस सभा में कुल 10 नियम बनाए थे उन्होंने। जो संप सभा है, संप सभा के अंदर कुल मिला के 10 नियम बनाए थे। 10 नियमों में भीलों के जीवन को आर्थिक और सामाजिक रूप से उन्नत करने के लिए इन्होंने सारे काम किए थे। भील पहले भील सामाजिक नहीं थे। भीलों में ये भी नहीं था कि भील अपने कोई परिवार के बारे में नहीं जानते थे। भीलों को नहीं पता था कौन किसका बेटा है, भाई है। उनको भाई, बेटा, भतीजा, बाद, ये सब चीजें नहीं पता थे भीलों के अंदर। तो ये सारी चीजें डेवलप करने के लिए, उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए कुछ नियम बनाए थे। जैसे प्रातः हमें रोजाना नहाना है, रोजाना सुबह नहाना ही होगा। अपने भगवान, जो भी भगवान जिसको भी मानते हैं, उस भगवान की आराधना भी करनी होगी। गुरु गोविंद गिरी की धुनी पर भी दिन में कम से कम एक बार आना होगा। इस तरह के इन्होंने नियम बनाए थे कुछ, जो कि सामाजिक स्तर को सुधारने के लिए नियम बनाए गए थे। संप सभा के अधिवेशन जो हुए थे, वो संप सभा के 2 अधिवेशन हुए हैं। पहला अधिवेशन 1903 ईस्वी में सिरोही जिले के अंदर हुआ है, और दूसरा अधिवेशन 1908 ईस्वी में मानगढ़ पहाड़ी पर हुआ। और जो 10 नियम बनाए थे संप सभा के, 10 नियम जो बनाए थे संप सभा की स्थापना के समय पे, उस 10 नियमों को मानने वाला व्यक्ति, जो व्यक्ति उन 10 नियमों का पालन करता था, वो भक्त कहलाता था, भगत कहते थे उसे। और इसी भगत की वजह से इस आंदोलन का नाम भगत आंदोलन पड़ा था। यानी कि इसी भगत शब्द की वजह से जो भील उन संप सभा में बनाए गए 10 नियमों का अनुसरण करता था, उस व्यक्ति को भगत कहा जाता था। भगत जी कहते थे उसे, भगत। तो उसे भगत कहते थे कि वो गुरु गोविंद का भगत है। तो उस भगत की वजह से ही इस आंदोलन का नाम भगत आंदोलन पड़ा था। संप सभा के अधिवेशनों की बात करें तो 1903 ईस्वी में सिरोही जिले के अंदर पहला अधिवेशन हुआ था। यस, भीलों पर हो रहे विभिन्न अत्याचारों को रोकने के लिए पहला अधिवेशन बुलाया था। पहला अधिवेशन भीलों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के हेतु आयोजित किया गया था। दूसरा अधिवेशन 1908 में मानगढ़ पहाड़ी पर हुआ था। मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा जिले के अंदर है, और जागीरदार को किसी भी प्रकार का कोई कर
नहीं देना और ना ही कोई किसी प्रकार का उत्पाद देने का फैसला इस संप सभा के द्वितीय अधिवेशन के अंदर किया गया था। फिर बात करते हैं मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड के। 1908 ईस्वी में मानगढ़ पहाड़ी पर संप सभा का दूसरा अधिवेशन हुआ था, जबकि 1913 ईस्वी में जो तृतीय सभा बुलाई गई थी, मानगढ़ पहाड़ी पर एक और सभा का आयोजन हुआ था 17 नवंबर 1913 में। यहाँ पर एक हत्याकांड हुआ था और ये हत्याकांड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड 17 नवंबर 1913 ईस्वी को हुआ था। उस दिन मार्गशीर्ष पूर्णिमा थी। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन की बात है ये, जो मानगढ़ हत्याकांड हुआ है। राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड भी कहते हैं इसको, राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड भी इसको कहा गया है। बांगड़ का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा गया है इसको। बांगड़ का जलियांवाला हत्याकांड भी इसको कहा गया है। गुरु गोविंद गिरी सामंती अत्याचारों से परेशान होकर, गुरु गोविंद गिरी ने सामंती अत्याचारों से परेशान होकर डूंगरपुर और बांसवाड़ा के भीलों को, भील समर्थकों को के साथ मानगढ़ पहाड़ी पर चले गए थे। ये जो है, और जब मानगढ़ पहाड़ी पे आ गए थे तो मानगढ़ पहाड़ी पे ये एक सम्मेलन कर रहे थे। इस सम्मेलन को रोकने के लिए डूंगरपुर और बांसवाड़ा राज्य की सेना, मेवाड़ की भील कोर, 7वीं राजपूत बटालियन आदि और भी इनके अलावा और भी सैनिक थे, इन सब ने उस पहाड़ी को घेर लिया था चारों तरफ से। घेर के भीलों के ऊपर गोलियां चला दी थी, अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी और इस हत्याकांड में लगभग 1500 भील मारे गए थे। 1500 भील शहीद हो गए थे इस हत्याकांड के अंदर, मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड। इस हत्याकांड को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं, बागड़ का जलियांवाला हत्याकांड भी कहते हैं इसी घटना को। गुरु गोविंद सिंह अपने समर्थकों के साथ में मानगढ़ पहाड़ी पे गए थे और वहां पे जो है डूंगरपुर बांसवाड़ा की सेना, मेवाड़ कोर की सेना, 7वीं राजपूत बटालियन, इन सब ने घेर कर गोलियां चलवा दी थी और गोलियां चलाने की वजह से 1500 भील जो है मारे गए थे। मानगढ़ पहाड़ी पर भीलों पर गोलियां चलाने का आदेश जो है कर्नल सटन के द्वारा दिया गया था। कर्नल सटन के अलावा और भी कुछ लोग थे, अकेले कर्नल सटन का नाम नहीं लेते हैं। कर्नल मानगढ़ पहाड़ी पर गोलियां चलाई थी, कई तरह के अलग अलग टुकड़ियों के अलग अलग इंचार्ज थे। डूंगजी और पुंजा के पैर में सर्वप्रथम गोली लगी थी। डूंगजी और पुंजा के पैर में सबसे पहले गोली लगी थी, ये घायल हो गए थे। डूंगजी और पुंजा जी ये दोनों ही गुरु गोविंद गिरी के शिष्य थे। इसके अलावा गोविंद गुरु को भी के भी पैर में गोली छूती हुई निकली थी, वो भी घायल हो गए थे और गोविंद गिरी को यहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया था और यहाँ से गिरफ्तार करके गोविंद गिरी को ईसर जेल में भेज दिया गया था। गुजरात के अंदर एक ईसर जेल है, वहां पे इनको बंदी बनाया गया था। गुरु गोविंद गिरी को का अंतिम समय जो है गुजरात के अंदर कंबोज नामक स्थान पर गुजरा है। गुजरात के अंदर कंबोज नामक स्थान पर इनका अंतिम समय गुजरा था, जेल से रिहा होने के बाद, क्योंकि इन्हें इस क्षेत्र में, बांगड़ क्षेत्र में, उदयपुर में और मेवाड़ राज्य में आने से मना कर दिया था। मेवाड़ राज्य में आने से इनको प्रतिबंध लगा दिया था। इसी मानगढ़ पहाड़ी पर मार्गशीर्ष पूर्णिमा की जब ये घटना है, मार्गशीर्ष पूर्णिमा को जो 1500 भील सैनिक मारे गए थे, 1500 भील किसान मारे गए थे, सैनिक नहीं, 1500 भील किसान मारे गए थे, भील मारे गए थे, जनजाति के लोग मारे गए थे भील। ये जो है, तो उसी मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मानगढ़ धाम पर मेला लगता है, मानगढ़ पहाड़ी पर मेला लगता है, जिसको मानगढ़ धाम मेला कहते हैं। सर्वाधिक भील इस मेले में हिस्सा लेते हैं, जनजाति के लोग आते हैं, भील जनजाति के लोग आते हैं सर्वाधिक,
और गुरु गोविंद गिरी का स्मारक भी यहाँ पर बना हुआ है। मानगढ़ पहाड़ी के ऊपर गुरु गोविंद गिरी का स्मारक बना हुआ है और ये आदिवासियों का मेला कहलाता है। आदिवासियों का मेला कहलाता है मानगढ़ धाम का मेला जो है मानगढ़ पहाड़ी पर लगता है। तिथि याद रखें, मार्गशीर्ष पूर्णिमा को आयोजित होता है और भीलों का मेला है। इसके बाद में दूसरे आंदोलन की बात करते हैं। ये था हमारा भगत आंदोलन। इसके बाद में दूसरे आंदोलन की बात करते हैं। एक छोटा सा आंदोलन है लसाड़िया आंदोलन। लसाड़िया आंदोलन जो है, क्षेत्र की बात करें तो ये भी बांगड़ क्षेत्र के अंदर हुआ है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के भीलों के लिए चलाया गया था। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के भीलों के लिए चलाया गया था। बांगड़ के धनी, बांगड़ के धनी किसको कहते हैं? संत मावजी को कहते हैं बांगड़ के धनी या नरहर के धनी। नरहर के धनी भी कहते हैं और बांगड़ के धनी भी कहते हैं। संत मावजी के द्वारा भीलों को धार्मिक सुधार के लिए यह आंदोलन चलाया था। यह आंदोलन पूर्णतया धार्मिक सुधार के लिए चलाया गया था। संत मावजी ने भीलों में धार्मिक उत्थान हेतु उत्थान करने के लिए यह आंदोलन चलाया था। संत मावजी का जो उपदेश है वो चौपड़ा नामक ग्रंथ के अंदर लिखे गए और चौपड़ा ग्रंथ जो है संत मावजी के उपदेशों का संकलन जो है चौपड़ा ग्रंथों में है। और ये चौपड़ा ग्रंथ जो है दिवाली की रात को, दिवाली की अमावस्या वाली रात को निकाले जाते हैं। इसके बाद में बात करते हैं तीसरे आंदोलन की, जिसका नाम है एकी आंदोलन या मातृकुंडी आंदोलन या भूमट आंदोलन भी इसी को कहते हैं। तीनों एक ही आंदोलनों के नाम है, एकी आंदोलन, मातृकुंडी आंदोलन और भूमट आंदोलन। एकी आंदोलन क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि भील जनजाति की एकता स्थापित करने के उद्देश्य से यह आंदोलन किया गया था, तो इसलिए इसे एकी आंदोलन कहते हैं। एकी का मतलब है एकता स्थापित करना। मातृकुंडी आंदोलन क्यों कहते हैं? कि 1921 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ जिले की रश्मी तहसील के अंदर एक गांव है मातृकुंडिया, एक जगह है मातृकुंडिया। मातृकुंडिया स्थान पर एक मेला लगता है। उस मेले से इसका आयोजन हुआ है, यानी कि चित्तौड़ के अंदर मातृकुंडिया नाम के स्थान पर से आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। मातृकुंडिया मेला लगता है, जिस दिन मेला लगता है उसी दिन शाम को यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था, इसलिए इस आंदोलन को मातृकुंडिया आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा नाम इसका आंदोलन का नाम है भूमट आंदोलन। भूमट आंदोलन क्यों कहते हैं इसको? कि भूमट जो है जयपुर जिले में एक स्थान है, एक पठार है भूमट पठार, भूमट का पठार आता है। भूमट एक स्थान है उदयपुर जिले के अंदर। और जो इस आंदोलन का सर्वाधिक आंदोलन का जो प्रमुख केंद्र रहा था, वो इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र जो है भूमट नाम के स्थान पर था, इसलिए इसको भूमट आंदोलन भी कहते हैं। एक ही आंदोलन मोतीलाल तेजावत के द्वारा चलाया गया था। एक ही आंदोलन जो है मोतीलाल तेजावत के द्वारा चलाया गया आंदोलन। मोतीलाल तेजावत की बात करें तो मोतीलाल तेजावत का जन्म जो है 1886 ईस्वी में कोल्यारी गांव में हुआ था। 1886 ईस्वी में कोल्यारी गांव में जैन परिवार के अंदर हुआ था। जैन बनिया थे ये, जैन बनिया थे मोतीलाल तेजावत। कोल्यारी गांव के रहने वाले थे। ये कोल्यारी गांव वही कोल्यारी गांव है जहां महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में जब घायल हो गए थे तो अपना इलाज उन्होंने कोल्यारी गांव में कराया था। महाराणा प्रताप जब हल्दी घाटी के युद्ध में घायल हो गए थे, घायल होकर हल्दी घाटी के युद्ध से भाग के आ गए थे, दूर आ गए थे, हल्दी घाटी को छोड़ के आ गए थे, तो जो घायल थे, घायल अवस्था में अपना इलाज कोल्यारी गांव में कराया था, जहां पर के मोतीलाल तेजावत का जन्म हुआ था। उदयपुर के झाड़ौल ठिकाने के रहने वाले थे और इसी झाड़ौल ठिकाने के अंदर ये एक नौकरी करते थे और वो नौकरी थी कामदार की नौकरी, यानी कि उस ठिकानेदार के पास काम करते थे, इसलिए इन्हें कामदार पद था इनका, कामदार पद पर काम करते थे। ठिकानेदार के पास में एक मुंशी की तरह, एक बाबू की तरह काम करते थे, बाबू की नौकरी करते थे। उस बाबू को कामदार कहते थे उस समय पर।
तो ये झाड़ोल ठिकाने के ठिकानेदार के पास कामदार की नौकरी करते थे। इन्होंने बाद में अपनी नौकरी को छोड़ दिया था और नौकरी छोड़ के ये परचूने की दुकान करने लग गए थे। परचून की दुकान इन्होंने डाल ली थी, जाति से बनिया थे, परचून की दुकान डाल ली थी और परचून की दुकान डालते हुए इन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया था, परचून की दुकान चलाते हुए। इनका उपनाम जो है, इसके उपनाम की बात करें तो आदिवासियों के मसीहा के नाम से इन्हें जाना जाता है, या भीलों के बापजी भी इन्हें कहते हैं। भीलों के बापजी या आदिवासियों के मसीहा मोतीलाल तेजावत को कहते हैं। मोतीलाल तेजावत जो है, यह आंदोलन उदयपुर और सिरोही क्षेत्र में चलाया गया था। यह आंदोलन जो है मुख्यतः उदयपुर और सिरोही का क्षेत्र में चलाया गया था। यह आंदोलन भील जनजाति के लिए चलाया गया था, लेकिन इसमें गरासिया जनजाति के लोगों ने भी भाग लिया था। मुख्यतः भील जनजाति के लिए यह आंदोलन चलाया गया था और गरासिया जनजाति के लोगों ने भी भाग लिया था। यह तीसरा आंदोलन है जो भीलों के लिए चलाया गया था। एक आंदोलन है मात्र जनजाति आंदोलन जो मीणा जनजाति के लिए चलाया गया था। बाकी सभी 3 जनजाति आंदोलन जो है वो भील जनजाति के लिए प्रमुखता चलाए गए थे। ये भी भीलों का प्रमुख आंदोलन था। गरासिया जनजाति के लोगों ने भी कुछ इस मात्रा में इसमें भाग लिया था। इसके प्रारंभ की बात करें, कब प्रारंभ हुआ था, तो 1921 में प्रारंभ हुआ था। मोतीलाल तेजावत ने मातृकुंडिया मेले के अंदर, मातृकुंडिया मेले से यह आंदोलन चलाया था। राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं मातृकुंडिया को। राजस्थान का हरिद्वार या मेवाड़ का हरिद्वार मातृकुंडिया को कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि राजस्थान का हरिद्वार कौन सी जगह को कहा जाता है, तो मातृकुंडिया को कहा जाता है। मातृकुंडिया का मेला लगता है। मेवाड़ का हरिद्वार किसे कहते हैं, तो ये भी मातृकुंडिया को कहते हैं। मातृकुंडिया का मेला यहाँ पर लगता है। मोतीलाल तेजावत के द्वारा एक ही आंदोलन में 21 सूत्रीय मांग पत्र तैयार किया गया था। मोतीलाल तेजावत के द्वारा एक 21 सूत्रीय मांग पत्र तैयार किया गया था। वो जो है मांग पत्र मेवाड़ की पुकार कहलाया था। इसमें इन्होंने भील जाति के लोगों की कुछ मांगों को एक पत्र के अंदर लिखा था और ये मेवाड़ के शासक को दी थी कि मेवाड़ के शासक को ये 21 मांगे मानी थी कि 21 मांगों को आप मान लीजिए हमारी को। तो ये 21 मांगों का जो पत्र था ये मेवाड़ पुकार कहलाया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेवाड़ पुकार क्या है, तो मेवाड़ पुकार का संबंध किससे है, तो ये मोतीलाल तेजावत से संबंध है। ये एक ही आंदोलन से इसका संबंध है। ये भीलों की 21 सूत्रीय मांग पत्र था। इसको इन्होंने मेवाड़ के शासक को दिया था और मेवाड़ के शासक ने इसमें से करीब 18 मांगों को मान लिया था। 3 मांगों को छोड़ दिया था, 18 मांगों को इन्होंने मान लिया था मेवाड़ के शासक के द्वारा। एक ही आंदोलन का मुख्य कारण भीलों में पनप रहा व्यापक असंतोष था, जिसके निम्न कारण थे। इस व्यापक असंतोष था एक ही कारण आंदोलन का मुख्य कारण था। वो कौन कौन से कारण थे, वो थे बराड़कर, डांकन प्रथा, लाग बाग, नए करों को लागू करना और अधिकारों का हनन करना। ये सब कारण थे एक ही आंदोलन के। बराड़कर क्या है, यह एक राजकीय कर था जो कि भीलों से वसूला जाता था। राजकीय कर, बराड़कर में क्या करते थे, बराड़ में भीलों से जंगलों के उत्पादों को लिया जाता था, जंगल के उत्पादों को लिया जाता था। जैसे जंगल पे जो फल होते हैं तो फल, जंगल के अंदर से शहद, भील शहद इकट्ठा करते थे तो शहद, जंगल के पेड़ पौधों से शराब बनाई जाती थी तो वो शराब, शहद, गोंद, फल, शराब, इस तरह के आइटमों को जागीरदार को, ठाकुर को, शासकों को भीलों के द्वारा दिया जाता था और इसके एवज में शासक इन्हें कुछ नहीं देता था और इसका नाम बराड़कर रखा गया था। ये बराड़कर था। डांकन प्रथा था किसी भी महिला को, अगर कोई महिला मान लो हल्की सी मंदबुद्धि की हो गई है, कोई किसी भी तरह की महिला को काले कपड़े पहना के गांव में नहीं घुसने देते थे। अगर किसी महिला का थोड़ा सा व्यवहार वैसा हो जाता था तो उसे डांकन कहते थे कि इसमें बुरी आत्मा है, ऐसे कहते थे, ये बच्चों को खा जाएगी, ये बच्चों का खून पी जाती है, इस तरह से कह के उसे मारा पीटा जाता था और गांव से बाहर ही रखा जाता था। उसे खाना पीना नहीं दिया जाता था तो वो भूख से बेचारी गांव से बाहर ही दम तोड़ देती थी। इस तरह की प्रथा के कारण भी भीलों में काफी असंतोष था।
एक लाग बाग, लाग बाग का मतलब विभिन्न प्रकार के कर थे। लाटा कुंटा, लाटा कुंटा बेगारी प्रथा जो होती है वो प्रथा भी यहाँ पे चली हुई थी। नए करों को और लागू कर दिया था। इसके अलावा नए कर भी लगा दिए थे। अफीम, तंबाकू और नमक पर नए तरह के कर लगा दिए थे। जो पहले कर लग रहे थे उनके अलावा भी एक और नए कर लगा दिए थे। इसके अलावा अधिकारों का हनन होता था, यानी कि वनों से जो उपज होती थी उस उपज पर भीलों का कोई अधिकार नहीं था। सिर्फ उसको इनको वहां से इकट्ठा करके उनको शासकों को देना होता था। इस तरह से ये प्रमुख कारण थे एक ही आंदोलन के शुरू करने के लिए। दोस्तों, मोतीलाल तेजावत का प्रमुख केंद्र जो था वो झाड़ोल था। झाड़ोल ठिकाने के ये रहने वाले थे और इन्होंने अपने ठिकाने पर रहते हुए, अपने गांव में रहते हुए ही इस आंदोलन की शुरुआत की। मोतीलाल तेजावत का प्रमुख केंद्र झाड़ोल था, जबकि इस आंदोलन का, यानी कि एक ही आंदोलन का प्रमुख केंद्र जो था वो भूमठ था। आंदोलन का प्रमुख केंद्र भूमठ था, जबकि मोतीलाल तेजावत का प्रमुख केंद्र जो है झाड़ोल था। ये ध्यान रखें। यहीं से 1921 से इन्होंने 1921 से करबंदी के साथ में, कर को रोकने के साथ में एक असहयोग आंदोलन चलाया था और इस आंदोलन की शुरुआत की थी मोतीलाल तेजावत ने। यह आंदोलन महात्मा गांधी की प्रेरणा से चलाया था। महात्मा गांधी के बहुत बड़े भक्त थे, महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में काम करते थे, महात्मा गांधी के आदर्शों का अनुसरण करते थे मोतीलाल तेजावत। तो महात्मा गांधी के कहने पर मोतीलाल तेजावत ने यह आंदोलन चलाया था इस क्षेत्र के लोगों के लिए। इसके बाद में इस आंदोलन के अंदर एक हत्याकांड होती है और हत्याकांड होता है, उस हत्याकांड का नाम है नीमड़ा। नीमड़ा नाम का एक स्थान है, नीमड़ा नाम का एक गांव है जो कि सिरोही जिले के अंदर पड़ता है। ध्यान रहे, नीमू चना अलग है। नीमू चना अलवर जिले के अंदर आता है। अलवर किसान आंदोलन से उसका संबंध है और नीमड़ा आंदोलन का संबंध जनजातीय आंदोलन से है। एक ही आंदोलन से इसका संबंध है और सिरोही जिले के अंदर नीमड़ा गांव में इस घटना को अंजाम दिया गया था। ये ध्यान रखें, थोड़ा सा नाम सेम से मैच हो जाते हैं। 7 मार्च 1922 ईस्वी को नीमड़ा हत्याकांड की घटना हुई। ये घटना नीमड़ा गांव में हुई, सिरोही जिले के अंदर, सिरोही जिले के अंदर हुई थी। राजस्थान का, इस घटना को राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग कहते हैं इस घटना को। इसमें क्या हुआ, मोतीलाल तेजावत ने अपने भील समर्थकों के साथ में नीमड़ा गांव में एक सभा का आयोजन किया था। तो नीमड़ा गांव में एक सभा कर रहे थे मोतीलाल तेजावत अपने भील समर्थकों के साथ में। तो यहाँ पर मेजर सटन आते हैं। मेजर सटन के नेतृत्व में भीलों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई और इस फायरिंग के दौरान 1200 भीलों मारे गए थे, 1200 भील मारे गए थे। तो इस घटनाकांड को नीमड़ा हत्याकांड कहते हैं। दोस्तों, जो ये घटनाकांड हुए जनजातीय आंदोलन के दौरान, इन तीनों घटनाकांडों को एक साथ देख लेते हैं। एक नीमू चना हत्याकांड हुआ जिसकी चर्चा अभी हमने करी थी, ये इसका संबंध अलवर किसान आंदोलन से है। जबकि मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड हुआ है, इसका संबंध भगत आंदोलन से है। और तीसरा नीमड़ा हत्याकांड हुआ है, इसका संबंध एक ही आंदोलन से। नीमूचना हत्याकांड जो हुआ है वो 14 मई 1925 को हुआ है। मानगढ़ हत्याकांड 17 नवंबर 1913 में हुआ है और नीमड़ा हत्याकांड जो है ये 7 मार्च 1922 को हुआ। नीमूचना हत्याकांड को भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी गई है, दूसरे जलियांवाले बाग हत्याकांड की संज्ञा दी गई है। महात्मा गांधी ने इसे दोहरी डायरशाही कहा है, दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी है महात्मा गांधी ने। तथा जवाहरलाल नेहरू ने भी इसे बड़ा बताया था। जवाहरलाल नेहरू ने भी इसके बारे में टिप्पणी की थी। जबकि मानगढ़ हत्याकांड को जो है राजस्थान का जलियांवाला बाग कहते हैं। नीमूचना हत्याकांड को राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग कहते हैं। नीमूचना हत्याकांड को भारत का दूसरा जलियांवाला, राजस्थान का नहीं, सॉरी, नीमूचना हत्याकांड को भारत का दूसरा जलियांवाला बाग कहते हैं।
जबकि मानगढ़ हत्याकांड को राजस्थान का जलियांवाला बाग कहते हैं और नीमड़ा हत्याकांड को राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग कहते हैं। नीमड़ा को राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग, जबकि नीमूचना को भारत का दूसरा जलियांवाला बाग कहते हैं। ये थोड़ा सा अंतर है, इसको ध्यान रखें। इसके बाद में हम बात करते हैं चौथे आंदोलन की, और वो है मीणा जनजाति आंदोलन। मीणा जनजाति आंदोलन जयपुर राज्य का आंदोलन था। केवल जयपुर राज्य में यह आंदोलन हुआ था, जयपुर राज्य के अंदर हुआ था। मीणा जनजाति के लोगों के द्वारा किया गया था आंदोलन हुआ। कारण क्या था? कारण था जयपुर राज्य में बढ़ते हुए आपराधिक मामलों से सरकार ने दो प्रकार के कानून बनाए थे। आपराधिक कानून, आपराधिक चीज बढ़ रही थी। जयपुर राज्य के अंदर आपराधिक मामले बढ़ रहे थे, हत्या, चोरी, डकैती, लूटपाट, इस तरह की घटनाएं बढ़ रही थी जयपुर राज्य के अंदर। तो इसको लेकर जयपुर राज्य में दो कानून बनाए गए। वो दो कानून कौन कौन से थे? पहला कानून क्रिमिनल ट्राइब एक्ट बनाया था 1924 के अंदर, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के नाम से जिसे जाना जाता है, 1924 ईस्वी में बनाया था। और दूसरा 1930 में जयराम पेशा या जरायम पेशा के नाम से 1930 में दूसरा कानून बनाया था। इन दोनों कानूनों के अंतर्गत क्या होता था कि जितने भी भील थे, यानी कि 12 बरस से ऊपर के सभी महिला, पुरुष, बच्चे, सभी को अपने नजदीकतम थाने पर दिन में 2 बार हाजिरी देनी पड़ती थी। तो ये तो इसी काम के हो जाते थे। थाना अगर 15 किलोमीटर दूर है, 10 किलोमीटर दूर है, तो दिन में 2 बार हाजिरी देना ही इनका काम होता था। इनको न तो कुछ काम कर पाते थे, न कुछ कर पाते थे, क्योंकि इनको चोर जनजाति घोषित कर दिया गया था, इनको लुटेरा घोषित कर दिया गया था। जो मीणा जनजाति है, इनको चोर घोषित कर दिया गया था कि ये चोर हैं। कोई भी घटना होती थी तो मीणा जनजाति के लोगों को पकड़ा जाता था, उस क्षेत्र के मीणा लोगों को पकड़ा जाता था। तो इन दोनों कानूनों के तहत मीणा जनजाति को जयपुर राज्य में आपराधिक जाति घोषित कर दिया गया था। मीणा जनजाति को जयपुर राज्य में आपराधिक जाति घोषित कर दी गई थी, तथा मीणा पुरुष, महिला व बच्चों को प्रतिदिन पुलिस थाने में आकर हाजिरी देनी पड़ती थी। प्रतिदिन पुलिस थाने में आके हाजिरी देनी पड़ती थी। इसके खिलाफ जो है 1931 में मीणा जाति सुधार समिति गठित की गई थी और 1931 में मीणा क्षत्रिय महासभा का गठन किया गया था। 1931 में मीणा जाति सुधार समिति और 1933 में मीणा क्षत्रिय महासभा का गठन किया गया था। और ये दोनों ही कानूनों को समाप्त करने की मांग की गई थी। इन दोनों के द्वारा इन कानूनों को समाप्त करने की मांग की गई थी। 1944 ईस्वी में मीणा जनजाति का क्षेत्रीय अधिवेशन होता है नीम का थाना नाम के स्थान पर। नीम का थाना जो कि सीकर जिले की एक तहसील है, सीकर जिले का एक कस्बा है। यहाँ पर 1944 में मीणा जनजातियों का एक सम्मेलन होता है और इस सम्मेलन की अध्यक्षता मुनि मगन सागर के द्वारा की गई। मुनि मगन सागर मीणाओं के आराध्य देव के तौर पर ये पूजते हैं मुनि मगन सागर को आज भी। मुनि मगन सागर ने इनकी जो है अध्यक्षता की इस सम्मेलन की। और छोटू राम, बंसीधर शर्मा, लक्ष्मी नारायण सारवाल आदि के द्वारा 1924 व 1930 में लागू कानूनों को समाप्त करने के लिए संघर्ष किया था। 1925 ईस्वी में जयराम पेशा, 1952 ईस्वी में जयराम पेशा या जरायम पेशा या क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट को समाप्त किया गया।
ये दोनों ही कानून आज़ादी के 5 बरस बाद 1952 ईस्वी में समाप्त हुए थे पूरी तरह से, लेकिन 1944 ईस्वी में जो है इनको कुछ राहत दे दी गई थी। ये जो कानून हैं, इन कानूनों से कुछ राहत दे दी गई थी और ये कानून नाम मात्र के कानून रह गए थे। उस दिवस को जो है मीणा जो है मुक्ति दिवस के तौर पे मनाते थे, मुक्ति दिवस के तौर पे मनाते। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, ये आज के जनजातीय आंदोलन। आपने हमारा वीडियोस देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपने अभी तक हमारा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को भी लाइक कर दें। चलो, वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।